अब हम बात करेंगे कि जो स्थिति यानी पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, उसे आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, विस्थापन भी और दूरी भी। अब मैं एक ऐसा उदाहरण आपको देके बताऊंगा कि जिसमें विस्थापन और दूरी दोनों निकल जाएंगी स्थिति और समय के ग्राफ से, स्थिति और समय के आरेख से दोनों चीज़ें निकलेंगी। अब मैं एक ऐसा उदाहरण आपको देके बताता हूँ। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे ये समय हो गया और ये हो गई स्थिति एस। ठीक, इसको लिख दें स्थिति, और ये बना दी तुमने माना मीटर में, और ये हो गया समय, ये बना दिया तुमने सेकंड में। ओके, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ एक यहाँ पे। ठीक, मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरीके से। ये समय लिया मैंने 1 सेकेंड, और ये जो पहली स्थिति है ये ली मैंने 5 मीटर में, और जो दूसरी स्थिति है वो ली मैंने 10 मीटर में। इसके बाद मैं इस ग्राफ को अगले 1 सेकंड में यहाँ ले आया। ठीक, और अगले 1 सेकंड में, ये सेकंड 2 सेकंड हो चुके ना, तो इसको 2 देखो, और अगले 1 और सेकंड में थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इसको, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। मैं इस ग्राफ को नीचे ले आया ऐसे, और मैं ले आया इसको यहाँ, और ये जो स्थिति है ये है -5 मीटर। -5 मीटर से मतलब उल्टी दिशा में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इधर जाऊँ 5 मीटर 10 मीटर, फिर वापस आ जाऊँ, फिर इधर जाऊँ, यानी धनात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस। तो स्थिति क्या है, स्थिति में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं। आने जाने में मान लीजिए हमने कोई मूल बिंदु माना, मूल बिंदु से पॉजिटिव धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ गया कि ऋणात्मक की तरफ गया, ऋणात्मक की तरफ गया तो नेगेटिव में यानी ऋणात्मक लिखेंगे, और धनात्मक की तरफ गया तो पॉजिटिव में। तो इसका मतलब हो गया कि पहले धनात्मक की तरफ जा रहा था, फिर वापस आया और ऋणात्मक की तरफ चला गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो विस्थापन है और जो दूरी है, यानी जो विस्थापन है और जो दूरी है वो किस प्रकार निकलेगी। अब देखो, अगर मैं देखूं कि जब टाइम 0 था तो 5 मीटर से चलना शुरू किया और 1 सेकंड में 10 मीटर चला गया, तो ये पहले सेकंड का विस्थापन है 5। अब उसके बाद अगले 1 सेकंड में 0 पे आ गया, तो ये 1 सेकंड का विस्थापन है -10, प्लस में नहीं है, ये माइनस में है। इसके बाद आगे देखा मैंने तो 1 और सेकंड में -5 पे चला गया। ठीक, तो अगर मैं सारे विस्थापन की बात करूं, सभी विस्थापन देखूं मैं, विस्थापन तो 0 से 1 सेकंड तक, तो ये विस्थापन है 5 से 10, और ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये हो गया 10 - 5। ठीक, ये आ गया मीटर में, यानी ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, अब 1 से 2, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। अब देखो 2 सेकंड पे कहाँ है, 2 सेकंड पे है 10 मीटर, और 1 सेकंड पे कहाँ है 5 मीटर, और दोनों धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। तो कितना हो गया 10, 2 सेकंड पे है ना, 1 से 2 सेकंड, गलती हो जाएगी। देखो 1 सेकंड पे कहाँ है 10 और 2 सेकंड पे कहाँ है 0, तो 0 - 10 है ना, 0 - 10, तो ये आ जाएगा
-10 मीटर, यानी उल्टी दिशा में चला। इसके बाद 2 से 3 सेकंड तक, ये समय कितना है, 3 सेकंड मान लिया हमने, 1 सेकंड और आगे बढ़ा दिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो ये आ गया 2 सेकंड से 3 सेकंड तक। अब देखो 3 सेकंड पे कहाँ है, -5, तो लिखो -5, और 2 सेकंड पे कहाँ है, 0, तो -0, तो ये वैल्यू आ रही है -5, और ये आ रही है मीटर में। ठीक, अब ये सब क्या है, विस्थापन है। और इसी प्रकार अगर समय अंतराल बढ़ा दें, यानी 0 से 3, अब मैं लिखता हूँ 0 से 3 सेकंड तक का विस्थापन, तो कितना होगा, 3 सेकंड पे कहाँ है, -5, 0 पे कहाँ है, 5, तो कितना बनेगा, -5, तो ये बनेगा -10। ठीक, और देखो ये जो लाइन है ये वाली, ये कितने पे है, ये 0 पे 5 है और 3 पे -5 है, तो देखो ये बनेगा 10, और बनेगा नीचे की तरफ। अगर बोर्ड पे देखोगे तो नीचे की तरफ, इसका मतलब उल्टी दिशा में 10 बनेगा, तो आएगा -10। यानी ग्राफ का अंतर देखना होता है। ग्राफ का जो अंतर है सीधे सीधे, वो क्या है, विस्थापन है। अब ये बात हुई विस्थापन की, अब देखते हैं दूरी। ठीक, अब बात करते हैं दूरी। ठीक, अब मैं कहता हूं कि 0 से 3 सेकंड तक की दूरी बताइए, तो ये आ गई 0 सेकंड से 3 सेकंड की तक की, है ना, दूरी। ठीक, तो इसमें आना जाना सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसमें माइनस में कुछ भी नहीं होता। अब देखिए सबसे पहले ये 0 से 5 मीटर से आगे गया, 5 मीटर 10 तक पहुंचा। ठीक, तो 5 मीटर गया तो 5, उसके बाद 10 मीटर आया, वो भी जुड़ेगा, उसके बाद 5 मीटर और आया उल्टी दिशा में, वो भी जुड़ेगा, तो ये बन जाएगी 20 मीटर। यानी ग्राफ को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आया हो या गया हो, चाहे धनात्मक की तरफ हो या ऋणात्मक की तरफ हो, दूरी हमेशा बढ़ती है, कुल पथ की लंबाई बढ़ती है, तो उसे जोड़ देते हैं, घटाते नहीं। जबकि विस्थापन में निशान होता है, साइन होता है, चिन्ह होता है, उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूरी में कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई ग्राफ है जो दूरी को ऋणात्मक बताता हो, तो वो ग्राफ गलत है। एक, दूरी कभी घटती नहीं। यानी मान लीजिए मैं यहाँ एक ग्राफ बना दूँ, इधर बना दूँ दूरी, इधर बना दूँ समय, और एक ऐसा ग्राफ बना दूँ दूरी और समय का ग्राफ। कहता है घटती नहीं है, यहाँ के बाद आपने दूरी घटाई है, गलत है ये ग्राफ आपका। दूरी का ग्राफ हमेशा बढ़ेगा, कैसे भी बढ़े, या फिर सीधा हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा बढ़ती है, या तो वही रहेगी या बढ़ेगी। अब मान लीजिए मैं जा रहा हूँ और मैं खड़ा हो जाऊँ चलते चलते, तो दूरी बढ़ेगी नहीं, लेकिन घटेगी भी नहीं। अब मैं वापस आ जाऊँ तो दूरी बढ़ेगी, क्योंकि मैं और चल रहा हूँ, पथ की लंबाई बढ़ रही है। इसलिए दूरी का ग्राफ कभी किसी स्थिति में जाकर वापस नहीं आता। जबकि विस्थापन के ग्राफ में कुछ भी हो सकता है, आना जाना, पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात हुई विस्थापन और दूरी किस प्रकार निकालते हैं, उनमें क्या फ़र्क है, ये आपने इसमें समझ लिया है। ठीक, अब बात करेंगे अगला पॉइंट क्या है।
औसत वेग, औसत चाल, तत्काल चाल, है ना, तात्क्षणिक वेग एवं चाल, ये 2 पॉइंट हैं। यानी बात होगी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, ठीक है। वेग एवं चाल, यानी वेलोसिटी एंड स्पीड। वेग, वेलोसिटी, चाल, स्पीड, ठीक। अब सीधे सीधे देखा जाए तो विस्थापन बटे समय अंतराल ये होती है वेग, ठीक। यानी इसे कहते हैं वेलोसिटी, विस्थापन बटे समय अंतराल। आपने विस्थापन कैसे निकाला है, वो स्थिति के परिवर्तन से निकाला गया है या वो दे दिया गया है आपको, ये निर्भर करता है उस प्रश्न के ऊपर। उसमें विस्थापन आपको निकालना है या वो दे दिया गया है। हो सकता है कोई ग्राफ दे दिया हो, उस ग्राफ से आपको विस्थापन निकालना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन विस्थापन बटे समय अंतराल ये है मेन। अब इससे 2 तरह का वेग बनेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं वेग के बारे में, ठीक। यानी पहला जो टॉपिक लिया मैंने वो लिया वेग, यानी वेलोसिटी, ठीक। तो हमारे पास 2 तरह का वेग है। एक है औसत वेग और एक है तत्काल वेग। तो इधर लिखता हूँ तत्काल वेग या तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे होता है, इसका प्रतीक एवरेज वेलोसिटी, ठीक। v छोटे और बड़े के बीच में इसका प्रतीक होता है, या सिंपल v लिख दो। इसका मतलब होता है विस्थापन बटे समयांतराल। या समय अवधि, समय अंतराल, है ना, टाइम इंटरवल। बेसिकली समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल आप लिख सकते हैं। विस्थापन कैसे निकाला, मैंने कहा ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से विस्थापन निकालना पड़ सकता है, या हो सकता है आपको विस्थापन दे दिया गया हो, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये क्या है, ये है औसत वेग, यानी इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। विस्थापन और वो विस्थापन कितने समय में हुआ है, बस। अब फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो ये बन गया v वेग, विस्थापन को लिख दो डेल्टा s, इसे लिख दो डेल्टा t। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि ये सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा का ज्ञान रहेगा, इसमें दिशा की जानकारी रहेगी, ठीक। यानी वेक्टर, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर और वेग वेलोसिटी आल्सो वेक्टर, ओके। अब बात आई
तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कहता है विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की दर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को तात्कालिक वेग कहते हैं या तत्काल वेग कहते हैं। कैसे परिभाषित होगा? कहता है इसको परिभाषित कर सकते हैं आप केवल v से, और ये होता है डेल्टा s बाई डेल्टा t, लेकिन इसमें जो डेल्टा t है उसकी सीमा है 0, यानी डेल्टा s बाई डेल्टा t में डेल्टा t की जो सीमा है वो कितनी है? 0 है, यानी उसे कम से कम कर दिया जाए। तो इसलिए ये चीज़ परिभाषित होती है ds बाई dt। ये जो ds बाई dt है, इस तरीके से थोड़ा सा s थोड़ा सा समय, कहते हैं इसको निकालते हैं अवकलन विधि से। यानी अब हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा, अगर हमें तत्काल वेग निकालने हैं तो अवकलन विधि क्या होती है, यानी व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ हमें उसे थोड़ा सा उसको हमें समझना पड़ेगा। यानी तत्काल वेग में किसका इस्तेमाल होगा? डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। और औसत वेग निकालने में सीधा विस्थापन, स्थिति में परिवर्तन, और वो परिवर्तन कितने समय अंतराल में हुआ, बस। ठीक, अब मैं इन दोनों का एक एक उदाहरण दे के आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये कैसे निकाले जाते हैं। ओके, अब मैं लेता हूँ एक उदाहरण। कहता है एक वस्तु की स्थिति समयानुसार बदलती है और वस्तु एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में गति करती है। किसी भी समय पर स्थिति S 5t² + 3 है, जहाँ S मीटर में तथा t सेकंड में है। अब प्रश्न क्या पूछता है? पहला सवाल पूछता है, यानी आपने देख लिया कि एक वस्तु एक सरल रेखा में चलती है, उसकी स्थिति समय के अनुसार बदलती है। 5t
स्क्वायर प्लस 3, यानी इस समीकरण में t के मान रखते जाएं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूर वो वस्तु चली गई या वो जा रही है। इसके बाद कहता है अब इस स्थिति को बता देने के बाद पहला सवाल हम पूछते हैं, समयांतराल एक सेकंड से 3 सेकंड तक वस्तु का विस्थापन बताइए। तथा औसत वेग बताइए। दोनों बातें मैंने पूछ ली, ठीक। जो पहला सवाल, पहला प्रश्न बनाया वो क्या बनाया कि 1 सेकंड से 3 सेकंड के टाइम इंटरवल पर, समय अंतराल पर विस्थापन भी बताइए और औसत वेग भी बताइए। अब देखिए, जहाँ समय अंतराल लगा है वहाँ पर औसत वेग ही निकल पाएगा, वहाँ पे तत्काल वेग निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तत्काल वेग के लिए मैंने बताया दूसरी विधि है, अवकलन विधि, तो वो बाद की बात है, हम वो भी बताऊंगा मैं आपको, हम उसको भी करेंगे। इसमें पहले देखते हैं कि भाई औसत वेग कैसे निकलेगा। अब विस्थापन है ना, यानी डेल्टा एस कितने समय से 3 पे, तो एस 3 सेकंड पे ऐसे लिख सकते हैं, एस के नीचे 3 लिख दें तो इसका मतलब एस है 3 सेकंड पे माइनस S1। अब एस 3 सेकंड पे कहाँ है वस्तु, इसमें 3 लगाओ, यहाँ टाइम है t, यहाँ इसकी जगह पे क्या लगाओ 3, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 3 9 5 45 और 3 48, ये हो जाएगा 48 माइनस, ये हो गई अंतिम स्थिति, और ये क्या है प्रारंभिक स्थिति, पहली स्थिति। अब इसमें क्या लगाना है, समय की जगह पे t के स्थान पर 1, तो कितना हो गया, 1 का वर्ग 1 हुआ, 5 और 3 8, तो माइनस 8, तो कितना विस्थापन आ गया देखो, विस्थापन आ गया 40 मीटर। और समय अंतराल कितना आया, डेल्टा टी कितना रहा, 1 से 3 सेकंड के बीच का समय, 1 से 3 सेकंड के बीच का समय कितना है, यह है 3 माइनस 1 यानी 2 सेकंड। तो अब तुम निकाल पाओगे औसत वेग, विस्थापन बटे समयांतराल। तो अब लिख दो औसत वेग कितना आ गया, 40 बटे 2, यह आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, क्या बना इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन किस में लिया गया, मीटर में, समय किस में लिया गया, सेकंड में। ठीक, तो मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक, चाल का मात्रक है ना, ये सब क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब मैं बात करता हूं तत्काल वेग कैसे निकलेगा। ठीक, अब मैं यहां इस प्रश्न को बदल देता हूं। ठीक, तो प्रश्न बदल दिया मैंने, दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, समय t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर वस्तु का तत्काल वेग बताइए।
मैंने सवाल बदल दिया। देखिए 2 सेकंड यानी उसी समय पर, तत्काल का मतलब उसी समय पर, तत्काल वेग बताइए, एट एनी टाइम, किसी विशेष समय पर, समय अंतराल पर नहीं। क्या हो गया? 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड से इधर नहीं, 2 सेकंड से उधर नहीं, तो क्या हो गया? तत्काल वेग। अब इसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि माना एक छोटा सा समय अंतराल, एक बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी है, बहुत छोटा सा। कहाँ से? जो 2 सेकंड से आगे का समय अंतराल है, यानी 2 सेकंड के बाद, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो अब लिखेंगे वस्तु की स्थिति समय टी पर, कितना समय है? टी। तो टी पे कितनी स्थिति है? देखिए यही है समय टी पर स्थिति, तो इसे लिख देंगे एस 5t² प्लस 3। अब समय t प्लस डेल्टा टी पर अब स्थिति कहाँ ले रहे हैं? t प्लस डेल्टा टी पर, यानी जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म है, लगभग 0 के बराबर है। तो अब s हो जाएगा 5। अब t के स्थान पर क्या लिखोगे? t के स्थान पर कितना समय है? कहता है t प्लस डेल्टा टी, आपने थोड़ा सा समय बढ़ा दिया है, तो ये बन जाएगा 5t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 3। कहता है एक स्थिति ये है पहली, एक स्थिति ये है अंतिम, जिसमें थोड़ा सा समय गुजरा है डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी में थोड़ा सा विस्थापन हुआ होगा, वो निकाल लो। ठीक, तो अब लिखो, आगे बढ़ो। विस्थापन समयांतराल डेल्टा टी में, ऐसे लिख दो सीधे सीधे, तो हो जाएगा डेल्टा एस। और ये इसमें से ये घटा दो, क्योंकि ये क्या है? ये है S1 और ये है S2। ये है पहली स्थिति, यह है दूसरी स्थिति, यह है प्रारंभिक स्थिति, यह है अंतिम स्थिति। अब घटा दो इसको, छोटा सा अंतराल आ जाएगा, तो ये हो गया डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब S2 माइनस S1। ओके, अब देखो घटा के देखो, 5t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 3, इसमें से घटाना है तुम्हें 5t² प्लस 3। तो तुम साधारणतया सिंपली समझ जाओगे, ये 3 जो है ख़त्म, ये कट जाएगा, और ये 5 जो है ये कॉमन ले लोगे तुम, 5 को कॉमन बाहर निकाल लो, तो क्या आ गया? ये आ गया, देखो t² प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस t²। थोड़ा हल हो गया, देखो ऐसे, माइनस 3 मैंने कैंसिल कर दिया, 3 में से 3 घट गया, 5 मैंने बाहर ले लिया, तो कहता है ये नंबर कट गया, तो ये आ गया 5। डेल्टा टी, कहता है डेल्टा टी 0 है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक, अब लेकिन अभी लिखते हैं 5 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, ऐसे।
अब इसके बाद ये हो गया डेल्टा एस। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एस मुझे मिल गया। अब मैं निकालूंगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यानी थोड़ा सा विस्थापन, थोड़ा सा समय अंतराल। ठीक, इसकी एक बार जांच करो, कुछ गलती हमसे ना हुई हो। नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर पूरा ब्रैकेट है ना, ऐसे। चलो आगे बढ़ते जाओ। अब डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी से भाग कर दिया जाए। अब देखो 5 जो का त्यों रहेगा। अगर इस पद को डेल्टा टी से भाग करोगे तो ये डेल्टा टी का वर्ग है, तो मिलेगा सिर्फ डेल्टा टी। अगर इस पद को डेल्टा टी से भाग करोगे तो यहाँ से डेल्टा टी हट जाएगा, मिलेगा 2t। बस। अब बहुत थोड़ा सा विस्थापन, बहुत थोड़ा सा समय अंतराल है, तो इसे लिखेंगे तत्काल वेग। तो ये बन गया तत्काल वेग। और उसमें शर्त लागू हो जाएगी कि जो डेल्टा टी है वो 0 है, तो डेल्टा टी को 0 कर देंगे। 5 0 + 2t, तो ये बन जाएगा v 5 × 2t, तो ये हो जाएगा 10t। देखिए ये आ गया वेग का संबंध या वेग का समीकरण। अब तुम्हें ये वेग कब चाहिए, ये वेग तुम्हें कितने समय पे चाहिए। तो मैंने प्रश्न पूछा था 2 सेकंड पे, तो यहाँ t की जगह पे क्या लगाओगे, 2 सेकंड। तो कितना वेग आ गया, 10 × 2, यह आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यानी ये जो विधि है ये कैसी है, अवकलन विधि से इसको कर सकते हैं। ये विधि जो मैंने बताई यही बनती है बाद में अवकलन विधि। यानी अवकलन विधि में इस तरह सीमाओं को लगाकर, लिमिट को लगाकर, डेल्टा टी की छोटी वैल्यू को लगाकर हम फार्मूले बनाते हैं। तो अवकलन विधि में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं आपको, वो कैसे उनको मतलब याद रखना है आपको। जो बच्चे गणित वाले हैं वो तो जान लेंगे अवकलन क्या होता है, लेकिन जो बच्चे जीव विज्ञान वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, वो उसको याद रखेंगे, वो कुछ फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख के बताता हूँ कि अवकलन विधि में कैसे काम करते हैं। तो अब आई कि जो अवकलन के सूत्र हैं, मुख्य सूत्र, वो क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं हमारे भौतिक विज्ञान में। तो पहला सूत्र बनाता हूँ, y = x की घात है n। ठीक, और मुझे करना है
डी वाई ओवर डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो घात है पहले इससे गुणा कर देते हैं, बाद में घात में से एक घात कम कर देते हैं। ठीक, यानी ये पहला महत्वपूर्ण सूत्र है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो है घात उससे गुणा करें, उसे एक घात कम कर दें बाद में। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वस्तु की स्थिति एस टी की पावर 4 है, तो वेग बताइए। कैसा वेग? तत्काल वेग। कैसा वेग मिलेगा अवकलन से? तत्काल वेग। तो क्या करेंगे, ds/dt कितनी घात है? 4, एक घात कम कर देंगे, 4 - 1, तो कितना बन गया तत्काल वेग? 4t की घात 3। कहता ये है तत्काल वेग। इसमें जितना समय आप रखेंगे आपको तत्काल वेग मिल जाएगा। यानी ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है, जहाँ पर मैंने y की जगह पे क्या लिख दिया? s स्थिति, और x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? समय। तो देखो ऐसा ही बन जाएगा। ये सिंपल हो गया, साधारण हो गया। ये है डिफरेंशिएशन। कुछ फॉर्मूले मैं लिख के बता देता हूँ कौन कौन से काम करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए y है साइन x, जहाँ x क्या है? कोण में है, एंगल में है। तो मैं कर दूँ dy/dx, तो बन जाएगा cos x। यह है त्रिकोणमिति का सूत्र। अगर मान लीजिए y है cos x और मैं करूं इसका अवकलन dy और dx, तो ये बनेगा माइनस साइन x। यानी साइन का अवकलन कोस x होता है, लेकिन कोस x का अवकलन माइनस साइन x होता है। ये याद करने की बात है। जो गणित वाले हैं वो समझेंगे, जो गणित वाले नहीं हैं वो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अगर y e की पावर x है, जहाँ e है 2.781, इसे कहते हैं लोग का आधार। लोग क्या होता है अभी आप पढ़ेंगे इस बारे में। ये लोग का आधार है। कहता है इसका अवकलन ऐसा ही रहता है, इसके अवकलन में परिवर्तन नहीं आता। ठीक, और अगर y लोग में है, y log x, आधार है e, तब log का आधार अगर 10 है तब नहीं, क्योंकि log का आधार 10 नहीं होता। जो प्राकृतिक log है उसका आधार e होता है। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx ये होगा 1/x। ये 4 और महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो बेसिक जानकारी में आते हैं, यानी ये याद होने चाहिए। फिजिक्स में ये 4 बेसिक सूत्र हैं जो याद होने चाहिए। एक इससे पहले बताया था मैंने, घातों वाला, y की पावर x की पावर n, y = y बराबर x की पावर n। तो कुल मिलाकर ये वो बेसिक सूत्र हैं जिनका इस्तेमाल होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहुँचे वेलोसिटी, वेग के ऊपर। अब बात करेंगे चाल के ऊपर, तात्कालिक चाल और औसत चाल। ठीक है,